with International Academy वापी in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की विच इज थर्मोडायनामिक्स। नाम से समझ में आता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड बातें होने वाली हैं और डायनामिक्स जिसमें गैसेस के मोशन की या उनके प्रोसेसेस की बातें यहाँ पे होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। लिखा गया है पहले इसका डेफिनेशन जो है, थर्मोडायनामिक्स इज मेनली द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ द सेम इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दो बॉडीज के बीच में कैसे आप हीट का ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमने हीट ट्रांसफर में भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। और अब बात करेंगे कि कैसे इस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, पहले जो रेलवे इंजन होते थे वो स्टीम की एनर्जी से चलते थे ना, स्टीम इंजन होते थे। क्या करते थे, उसमें पानी को गर्म करते थे। तो गर्म किससे करते थे? थर्मल एनर्जी से। उससे स्टीम बनाते थे और उस स्टीम से इंजन चलाते थे। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट आज भी बहुत सारे हैं जिससे हम बिजली लेते हैं, वहां भी यही चीजें होती है। थर्मल पावर प्लांट भी ऐसे ही काम करता है। तो कैसे इन थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या मैकेनिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाए, ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब इसके कुछ प्रोसेसेस होंगे, वो आगे देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। पर किसी भी सिस्टम को पढ़ने के लिए पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि सिस्टम होता क्या है। तो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे बोलेंगे? ये तो एक कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड within certain boundaries such that it has a certain value of pressure, volume and temperature। एक गैस को, जैसे आपने जिसमें बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आपने इस कन्फाइंड बाउंड्री में पैक कर दिया। इस कन्फाइंड बाउंड्री में जब पैक किया तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इसका एक प्रेशर है और इसका एक टेम्परेचर है। ये तीन चीजें मिलके इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को डिफाइन करती हैं। कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है और कितना टेम्परेचर यहाँ पे है। क्लियर है? तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को आप कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं। जैसे आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट कहते हैं ज्योमेट्री में, वैसे ही आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को थर्मोडायनामिक सिस्टम के कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। इससे बाहर का, इस सिस्टम से बाहर का जो भी एनर्जी या मैटर है या उससे एक्सचेंज होता है, वो सराउंडिंग कहलाता है। तो मान लीजिए आपने एक डिब्बा लिया, उस डिब्बे में एक गैस को बंद करके रख दिया, ठीक है। अब इसके बाहर जो जो भी चीजें हैं वो सारी क्या कहलाएंगी? इसकी सराउंडिंग कहलाएंगी। तो जो चीज हमें स्टडी करनी है, जिस गैस का बिहेवियर हमें चेक करना है, वो हो गया हमारा सिस्टम, और उसका आसपास की सारी चीजें क्या आ गई? सराउंडिंग। अब इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एनर्जी का या मैटर का, उस पे बेस्ड हम बात करते हैं कि सिस्टम किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता हो सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब जैसे आपने एक पानी, एक ग्लास में गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब वो पानी बॉइलिंग पानी है, बिल्कुल ऐसा मान लीजिए आप। तो क्या होगा, उसमें से वेपर बन के ऊपर उठ रही होगी। जैसे मान लीजिए आपने इसमें पानी रखा हुआ है यहाँ पे, और क्योंकि ये बॉईल कर रहा है तो वेपर या स्टीम बन रही होगी यहाँ से, और जो बाहर जा रही होगी, एनर्जी बाहर जा रही होगी, है ना। रेडिएशन यहाँ पे हो रहा होगा इस तरीके से। तो ये जो सिस्टम कहलाएगा, ये कैसा सिस्टम कहलाएगा? ओपन सिस्टम। क्योंकि यहाँ से मास, पानी जो वेपर था वो भी सराउंडिंग में गया, और यहाँ से एनर्जी भी सराउंडिंग में गई। ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम मतलब जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करे लेकिन मैटर एक्सचेंज ना करे। तो उसी अपन सिस्टम को लेते हैं। आपने पानी से भरी ग्लास रखी थी, बॉइलिंग पानी था, इसको आपने यहाँ से पैक कर दिया। अब पैक कर दिया तो वेपर बाहर नहीं जा पा रही, लेकिन एनर्जी अभी भी रेडिएशन के थ्रू बाहर जा पाएगी। आप बाहर अगर बर्तन को हाथ लगाएंगे तो गर्म आपको फील होगा, मतलब एनर्जी अभी भी बाहर जा रही है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम, जहां पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो लेकिन मैटर का ट्रांसफर या मास का ट्रांसफर ना हो। और तीसरा जो सिस्टम होता है वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही मास का एक्सचेंज हो। तो अगर पूरे यूनिवर्स को आप बात कर लो, पूरा एक यूनिवर्स कैसा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स का किसी और चीज से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। क्लियर है बात? तो ये तीन टाइप के सिस्टम अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं अब।
इन पे रिलेटेड सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे। आते हैं अब लॉ पे कि थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से लॉज हैं। तो पहला जो लॉ है कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो नाम क्यों दिया गया ऐसे? क्योंकि भैया जब तक ये लॉ आया तब तक फर्स्ट लॉ ऑलरेडी आ चुका था, और उसके बाद ये चीज डिस्कवर हुई और देखा गया कि यार ये तो बहुत बेसिक बात है, इसको फर्स्ट से भी पहले आना चाहिए था, इसलिए इसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है? तो बड़ी आसान सी बात है, कहता है कि अगर आपने दो सिस्टम, जैसे यहाँ पे ये बी और सी दो सिस्टम रखे हुए हैं, ये दोनों अगर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है ए के साथ, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर बी is in thermal equilibrium with A and also C is in thermal equilibrium with A, तो ये जो B और C हैं ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही बात ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सेम टेम्परेचर की बात यहाँ पे हो रही है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब नेट हीट का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे जीरो हो, इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर बी और ए के बीच में नेट हीट का ट्रांसफर जीरो है, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। ऐसे ही बोला कि अगर सी और ए भी दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, इसका मतलब बी और ए को भी सेम टेम्परेचर पे होना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक सी बात थी, इसलिए इसको नाम दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये एग्जाम्पल कैसे आप समझ सकते हैं कि भैया आप सुबह सुबह, सर्दियों के दिन थे, आप बहुत सुबह सुबह किसी पार्क में गए। अब पार्क में आपने बेंचेस देखी, एक लोहे की बेंच थी, एक लकड़ी की बेंच थी, मतलब एक मेटल है एक वुड है, ठीक है। आपने दोनों को छू के देखा, कौन सी ज्यादा ठंडी आपको महसूस होगी? ऑब्वियसली मेटल वाली आपको ज्यादा ठंडी महसूस होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेटल वाली का टेम्परेचर कम है और वुड वाली का टेम्परेचर ज्यादा है? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भैया वो पूरी रात सेम एनवायरमेंट में एक ही जगह वो रखी हुई थी। तो सोचिए जो मौसम में जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे दोनों बेंचेस रखी हैं। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट्स से 0 डिग्री है, तो दोनों बेंचेस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही होना चाहिए। यही था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर फिर एक ज्यादा ठंडी और एक कम ठंडी क्यों लगी? वो डिफरेंस आता है उनकी कंडक्टिविटी से। हमने बात किया था हीट ट्रांसफर के केस में, बोर्ड से तो हट चुका है खैर वो, जेई और नीट के केस में हम वो बात कर सकते हैं। तो हीट ट्रांसफर के केस में हमने देखा था कि कंडक्शन जिसमें ज्यादा होता है वो हमें ज्यादा ठंडा फील होता है या ज्यादा गर्म फील होता है, ठीक है। तो मेटल जो है वो आपके हाथ से एनर्जी को जल्दी खींच लेता है, इसलिए आपको जल्दी से ठंडा फील होता है, जबकि वुड आपके हाथ से एनर्जी को धीरे धीरे लेता है, इसीलिए आपको वो कम ठंडा फील होता है। तो खैर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बात समझ में आनी चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसके मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं जल्दी से। तो ये लॉ आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो हमने बात की वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस की। ये जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके इस पूरे चैप्टर की। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो आइडियल गैसेस हैं वो क्या होती हैं। रियल गैसेस जो अपन एनवायरमेंट में देख रहे हैं वो हैं, उन्हीं को अगर अपन थोड़ा सा आइडियलिस्टिक वे में सोचें कि भैया एकदम सब कुछ बहुत परफेक्ट है, अगर ऐसा है तो उसको आइडियल गैस बोलेंगे। अब वो चीजें क्या क्या परफेक्ट हैं वो हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बात करेंगे तो पूरा डिफरेंस देखेंगे आइडियल गैसेस और रियल गैसेस का। बट फिलहाल आप ये मान लीजिए कि जो आइडियल गैसेस हैं उस केस में क्या इक्वेशन यहाँ पे बन सकती है। इक्वेशन क्या बनेगी? दिस इक्वेशन इज PV is equal to nRT. दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या क्या इक्वेशंस हैं, ये क्या क्या वेरिएबल्स हैं, तो P हम समझ सकते हैं, दिस इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, N जो है वो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ मोल्स आप उसे कह सकते हैं, जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, और जो T है वो है टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये इन तीनों वेरिएबल को, जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं, जो मैंने आपको बोला था कि आप इनको कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं या स्टेट बोल सकते हैं, इन तीनों को रिलेट करती है, इसलिए इसे बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट।
क्लियर? ये इक्वेशन बहुत वाइडली यूज करने वाले हैं अपन हर एक जगह, तो इसे ध्यान रखिएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी बहुत बेसिक इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कोई गैस कितना वर्क डन करती है इस बारे में। तो भैया वर्क डन मतलब क्या हो गया कि सोचो यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इसको सिलेंडर मान लो। इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन आपने लगा रखा है और दिस पिस्टन इज मूवेबल, मूव कर सकता है ये। अब इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसमें कुछ प्रेशर है। इस गैस के प्रेशर की वजह से ये लगातार इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी, और इस पुश की वजह से ये पिस्टन मूव हुआ, लेट्स से dx लेंथ ये मूव किया। तो अब अगर इसका अपने को देखना है कि कितना वर्क इस गैस ने किया, तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मैं यहाँ लिखूं वर्क डन बाय गैस तो क्या लिख सकता हूँ अगर A इज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन तो मैं लिखूंगा फोर्स exerted by gas on the piston, ये कितना है, F इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इतना फोर्स यहाँ पे इसने गैस ने लगाया। इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है dx, वो हम देख पा रहे हैं डायग्राम में। तो अगर वर्क डन लिखा जाए तो वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कैन बी रिटन एज dw, छोटा सा वर्क डन कितना लिखा जाएगा, F डॉट dx, या फिर F को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। ये हो गया। अच्छा व्हाट इज A इनटू dx? सोचो, एरिया है ये और ये है dx लेंथ। A इनटू dx विल बी दिस वॉल्यूम, दिस कंप्लीट वॉल्यूम। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया, दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू A dx इज चेंज इन वॉल्यूम dv। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन बन के आती है कि वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू P dv, या इसको आप अगर इंटीग्रेट करके लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रल dw इक्वल टू इंटीग्रल P डॉट dv। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास है। किसी भी गैस का वर्क डन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इंटीग्रल P डॉट dv करके। ठीक है। अच्छा व्हाट इज इंटीग्रल P डॉट dv? हमें पता है कि जब भी इंटीग्रेशन होता है किन्हीं दो चीजों का तो उसको एरिया अंडर कर्व पे लिखा जा सकता है। तो दिस इज सेम एज एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम कर्व। प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो एरिया है वो भी इस तरीके से आपको वर्क डन की वैल्यू दे देगा। तो ये जो इनिशियली अपन छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूरे चैप्टर में अपन काम लेने वाले हैं। क्लियर? अब चलते हैं अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे। अब ये प्रोसेसेस क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, इस बारे में बात करो पहले तो। ये जो प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इसका मतलब किसी एक प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर से गैस का चेंज हो जाना किसी दूसरी स्टेट पे P2 V2 T2 की तरफ। मान लीजिए गैस अभी रखी हुई है जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। आपने इसको थोड़ा सा हीट किया। अब हीट किया तो उसका प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये एक से दूसरे स्टेट पे जाना इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेसेस इनफाइनाइट टाइप की हो सकती हैं। इनफाइनाइट टाइप कैसे? मतलब आप हो सकता है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, बाकी दो को चेंज करिए, या वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, बाकी दोनों को चेंज करो, या इनमें से किसी दो को सेम रखो, तीसरे को, ऐसा बहुत सारी आप यहाँ पे प्रोसेसेस बना सकते हैं। तीनों को चेंज करो, तीनों को अलग अलग क्वांटिटी से चेंज करो, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस बनाई जा सकती हैं। पर उनमें से कुछ सेलेक्टेड प्रोसेस हम पढ़ते हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रोसेसेस होती हैं। जैसे पहली प्रोसेस जो आपके पास लिखी गई है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर को सेम रखा जाता है और प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया जाता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग। अगर ऐसी कोई प्रोसेस है तो इसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट फॉर दिस वेरिएशन। ये है एक प्रोसेस। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो दोनों तरफ रहेगा वो सेम रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों तरफ चेंज होंगे। तो अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी बाय आइडियल गैस इक्वेशन,
क्या बोला जा सकता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब सोचो अगर मैं दो तरफ लिखूं, पीवी P1 V1 इक्वल टू एनआरटी और P2 V2 इक्वल टू, यहाँ भी आ जाएगा एनआरटी, क्योंकि गैस तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, आर एक कांस्टेंट है वो सेम रहने वाला है, टेम्परेचर हमने बोला कि कांस्टेंट है। इन दोनों से अगर देखा जाए स्टेट 1 और स्टेट 2 पे, तो लिखा जा सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये लिखा जा सकता है, और ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। क्या है ये, बॉयल्स लॉ। ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसा बोला जा सकता है कि PV जो है P इंटू V इज अ कांस्टेंट, ये भी यूज किया जा सकता है। अगर इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे, तो प्रेशर वॉल्यूम का अगर ग्राफ बनाते हो, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यहाँ ग्राफ बन रहा है आपके सामने, देखिए, दिस इज अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे ही आप अगर देखिए, इसी को अपन और क्या क्या लिख सकते हैं, आपने लिखा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो पी और वी का जो ग्राफ बन गया, तो पी इज, आप लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ये जो ग्राफ बनता है, बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और एक ऐसा बनता है जैसा आपको फर्स्ट में दिखा रखा है, ये ग्राफ पी और वी का ये ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे। दूसरा ग्राफ दिखा रखा है टेम्परेचर और प्रेशर का। अब टेम्परेचर और प्रेशर अगर है, तो अपने पास इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन है। अब सोचो, आप प्रेशर को कितना भी चेंज कर दो, टेम्परेचर तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगा, प्रेशर भले इंक्रीज करते रहो, टेम्परेचर सेम रहने वाला है। ऐसे आप अगर वॉल्यूम के साथ बनाओ, तब भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये जो तीन ग्राफ हैं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को डिपिक्ट करते हैं। क्लियर है। अब इसी को अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में बनाया जाए, तो एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, और कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ऐसा होता है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम का बढ़ना, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम का कम होना। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से, अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो P इंटू वी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम होगा, ऐसा होगा। तो एक्सपेंशन के केस में देखिए, ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, प्रेशर लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर कम होना पड़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और ऐसे ही अगर कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम का कम होना, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ग्राफ की डायरेक्शन है वो ऐसी बनेगी। तो कुल मिला के आइसोथर्मल में जो ग्राफ्स बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं। आपको ये बातें ध्यान रखनी है अच्छे से। क्लियर बात। इसका अगर स्लोप देखें, तो स्लोप क्या लिख सकते हो, पीवी ग्राफ का अगर आप स्लोप देखो, तो हमने लिखा है यहाँ पे पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्लोप मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मैं करता हूँ यहाँ पे। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो लिखूंगा, पी को सेम रखते हैं और वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मिलेगा डीवी प्लस, पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलेगा डीपी, और वी को सेम रखते हैं इक्वल टू 0। यहाँ से अगर डीपी बाई डीवी आप देखो तो कितना मिल रहा है, दिस इज माइनस पी बाई वी, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। पीवी ग्राफ का स्लोप क्या है, माइनस पी बाई वी के बराबर। अच्छा, इसमें वर्क डन कितना होगा, अगर मुझे ये निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हो, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वर्क डन आपने क्या लिखा था, वर्क डन लिखा था इंटीग्रल पी डीवी, ये लिखा था वर्क डन को, है ना। अभी हमने देखा था किसी भी गैस का वर्क डन कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रल पी डीवी से। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी को अगर मैं यूज करूँ, तो मैं यहाँ से पी को लिख सकता हूँ एनआरटी बाय वी के बराबर। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मिलता है मुझे एनआरटी बाय वी डीवी, ठीक है, ये मिल रहा है। अच्छा, वी कहाँ से कहाँ तक, तो जो भी इनिशियल वॉल्यूम है वहां से फाइनल वॉल्यूम तक, इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनआरटी ये तीनों कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी बाहर। ये आ जाएगा एनआरटी इस तरफ,
और 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln v। तो ये आपको मिलेगा ln v फाइनल बाय v इनिशियल। क्लियर है? दिस इज द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर इसी को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो ln को लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो रेशियो आता है 2.303 का। तो आंसर आएगा 2.303 nRT log 10 v final by v initial। दिस विल बी द वर्क डन। क्लियर है बात अच्छे से? तो वर्क डन निकालने का तरीका हमेशा यही, इंटीग्रल पी डीवी। अब यहाँ पे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी को यूज करो और जैसा भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो ये आपका आएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर्मूलाज याद रखने हैं एज इट इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है। एक जो चीज यहाँ पे और देखी जाती है वो आती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई? जो भी गैसेस हैं वो गैसेस हमेशा, उसके पार्टिकल्स हमेशा एक मोशन में रहते हैं, उनके पास हमेशा एक काइनेटिक एनर्जी होती है, हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी उनकी है ये कहलाती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये जो एनर्जी है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि गैस का टेम्परेचर कितना है। तो सोचो, अगर इंटरनल एनर्जी की मैं बात करूं इस केस में, इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या लिखा जाएगा? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है उसको यू से डिफाइन करते हैं और वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये भी यहाँ की खास बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक बात है। तो वर्क डन आपको मिल गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ये दो चीजें आपको यहाँ से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपके पास वो है आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टेट चेंज करें तो कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल किसको बोला था आपने? जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप स्टेट चेंज कर रहे थे। ऐसे आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रख के आप सारे काम करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम इज कांस्टेंट, या चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0। चेंज इन वॉल्यूम इज 0। अगर ऐसा है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, एन और आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसे लिखा जा सकता है पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा लिख सकते हैं, या लिखा जा सकता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्लियर? और इस लॉ को क्या कहते हैं? गैल-लुसाक लॉ। ये इसका नाम है। ठीक है। P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे आइसोथर्मल में क्या आया था? P इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे यहाँ क्या आया? P बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कुल मिला के आपको यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी करना है। जो कांस्टेंट है उसको आप यहाँ से हटा दो, बाकी चीजों को रिलेट कर लो। क्लियर? इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा तुम देख पा रहे हैं, क्योंकि p बाई टी कॉन्स्टेंट है, या में से p इज प्रोपोर्शनल टू t है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बननी चाहिए। वैसे एक ग्राफ बन गया यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा p और t के बीच में। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर बनाओ तो वॉल्यूम क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा कांस्टेंट बनने वाला है, चाहे आप प्रेशर के साथ बनाओगे तब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाली है। तो बड़े आसान से इसमें ग्राफ बन जाते हैं। अच्छा, अगर वर्क डन की इसमें बात करो तो वर्क डन कितना लिखोगे? वर्क डन आपने लिखा था W इक्वल टू इंटीग्रल P डॉट dv। तो यहाँ पे तो चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब वर्क डन पे कितना आएगा? 0 के बराबर। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट बात हो गई कि वर्क डन बाय गैस इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। तो इंपॉर्टेंट बात है, ये भी ध्यान रहनी चाहिए। हम तीन चीजों के पीछे रहेंगे हमेशा, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाइड। तो वर्क डन हर एक प्रोसेस का देखा जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हर प्रोसेस की देखी जाएगी। तो वर्क डन आपको आइसोथर्मल का याद हो गया, पूरा एलन में फंक्शन बना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहां पे 0 थी। ऐसे ही अगर आइसो कोरिक में आएंगे जहां वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ वर्क डन 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, आप अभी के लिए ध्यान रख लेंगे इसे, ये होता है n इंटू f बाई टू आर डेल्टा टी।
ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। फिलहाल के आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये आप नेक्स्ट चैप्टर केटीजी में पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो अभी के लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वहां पे जाके हम इसे डिराइव भी करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज डेल्टा यू। अब ये डेल्टा टी कहाँ से निकालोगे? जब आपको पता है प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात? यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या मिल रहा है? एन आर डेल्टा टी, ये मिल रहा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ F/2 एन आर डेल्टा टी, ऐसा है यहाँ पे। एंड व्हाट इज एन आर डेल्टा टी? अगर पीवी इक्वल टू एन आर टी देखो तो यहाँ पे आप जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज होगा सीधा सीधा। तो एन आर डेल्टा टी को मैं यहाँ पे डेल्टा पी इंटू वी भी लिख सकता हूँ, तो ये भी आपका आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। क्लियर है बात अच्छे से? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो, तो यहां लिख सकते हैं अपन वो प्रोसेस जहां पे कांस्टेंट प्रेशर हो। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप फिर से बता सकते हैं क्या क्या चीजें हो जाएंगी। V इज प्रोपोर्शनल टू T, ये आपको मिल रहा है, या V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है बात? इसके लिए अगर आप इंडिकेटर डायग्राम बनाओ तो डायग्राम कैसे बन रहे हैं, जो ग्राफ कैसे बन रहे हैं? तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, प्रेशर वॉल्यूम बनाओगे तब भी ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और आप अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर बनाते हो, दिस इज वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, तो वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये कैसा ग्राफ बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इस केस में अगर आपको वर्क डन पूछा जाए कि बताइए वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन तो अब आसान सा हो गया, W इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, ऐसा था। प्रेशर कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, कितना मिलेगा? ये V फाइनल माइनस V इनिशियल, दिस इज द वर्क डन। प्रेशर कांस्टेंट है, सीधा सीधा P डेल्टा V आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो इतना वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये P डेल्टा V है, तो PV इक्वल टू एनआरटी अगर देखो तो यहाँ पे प्रेशर तो है कांस्टेंट, वॉल्यूम को चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इस वर्क डन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज सेम एज एनआर डेल्टा टी, दिस इज ऑल्सो द वर्क डन। डेल्टा वी की जगह आप ये पी डेल्टा वी की जगह एनआर डेल्टा टी रख सकते हो। डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है बात? और ऐसे ही जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो तो फॉर्मूला सेम ही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू वो हमेशा सेम रहता है, फॉर्मूला एन इंटू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, सॉरी एन तो अपन लिख चुके हैं, आर डेल्टा टी। तो आप इसे फिर से अगर लिखना चाहते हैं F/2 एन आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी आप ये देख ही चुके हैं P डेल्टा V के बराबर है, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो F/2 P डेल्टा V। क्लियर बात? दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस। क्लियर है तक सारी बातें अच्छे से? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। अभी साइक्लिक प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिस स्टेट से ये प्रोसेस होना शुरू हुआ है, लेट्स से यहां से कोई प्रोसेस चल हुआ शुरू, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होना शुरू हुए, तो पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर वॉल्यूम और प्रेशर दोनों, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर प्रेशर डिक्रीज हुआ, घूम फिर के जहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ था वहीं पे वापस खत्म हो जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं अपन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस के केस में अगर बात करें तो ऐसे प्रोसेसेस में अगर अपने को देखना है कि वर्क डन कितना हुआ है तो कैसे देख सकते हैं? अब इस वर्क डन में अगर इस प्रोसेस की बात करें, जैसे फर्स्ट डायग्राम जो दे रखा है आपको, कैसा प्रोसेस है यहाँ पे? ऐसा एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये प्रोसेस दे रखा है ना? इधर से चलना शुरू हुआ, तो यहाँ से मान लेते हैं अपन शुरू हुआ होगा, तो पहले क्या हुआ? इस तरीके से प्रोसेस हुआ, इस तरीके से प्रोसेस हुआ, मतलब वॉल्यूम जो पहले यहाँ था वो यहाँ तक पहुंचा, मतलब वॉल्यूम पहले कम हुआ, पहले कंप्रेशन हुआ। सोचो आप, कंप्रेशन जब होगा तो एक सिलेंडर में गैस भरी पड़ी है, उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो अपन बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ पे तो इस पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इतना डिस्प्लेस कर दिया इसने
गैसेस को और दबा दिया, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव हो जाएगा कंप्रेशन के केस में। तो यहाँ पे इनिशियली अगर देखो तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव है। फिर अगला हाफ देखो तो उस प्रोसेस कुछ ऐसा है, ऐसा मतलब वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चला और इस बार वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है भैया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है इंटीग्रल पी डॉट डीवी के बराबर। अब अगर एक्सपेंशन यहाँ पे होता है तो हमने बोला कि वर्क डन पॉजिटिव है, कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव है। और इसी को हमने बोला था कि दिस इज ऑल्सो एरिया अंडर पीवी कर्व, ऐसा बोला गया था। दिस इज द वर्क डन। अब सोचो कि अगर मैं यहां से यहां तक का वर्क देखना चाहूँ, सिर्फ इस प्रोसेस का वर्क देखूंगा, तो एरिया कौन सा देखूंगा? यहां से यहां तक ये पूरा एरिया देखा जाएगा। दिस इज द एरिया अंडर पीवी कर्व, है ना। इस प्रोसेस के लिए ये पूरा वर्क मिल जाएगा। और अगर अगला प्रोसेस देखूं, ये वाला प्रोसेस देखूं, तो इसके लिए वर्क कौन सा मिलेगा? दिस इज द वर्क डन जो इसके लिए मिल रहा है। और हमने देखा कि एक वर्क अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ये वाला वर्क क्योंकि कंप्रेशन था नेगेटिव था, और दूसरा वाला वर्क जो ये है वो पॉजिटिव था। तो टोटल वर्क जब देखोगे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन यहाँ करना पड़ेगा। तो जो नेट वर्क बचेगा वो बचेगा आपके पास ये वाला एरिया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी साइक्लिक प्रोसेसेस होती हैं तो जो टोटल वर्क डन इस प्रोसेस में होता है वो होता है इस कर्व का अंदर का एरिया। हमेशा जैसे यहाँ है तो यहाँ इस ट्राइंगल का एरिया देखा जाएगा, यहाँ इस रेक्टेंगल का एरिया, यहाँ भी इस रेक्टेंगल का एरिया, ये हो जाएंगे वर्क डन किसी साइक्लिक प्रोसेस में। क्लियर है बात? अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव टोटल वर्क डन, ये कैसे देखा जाए? तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं वहां पे वर्क नेगेटिव मिलेगा, जो क्लॉकवाइज चल रहे हैं वहां पे वर्क पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर बात? तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है वर्क नेगेटिव है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एरो देख के बता सकते हैं, वो भी नेगेटिव वर्क मिलेगा। ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पॉजिटिव वर्क मिलने वाला है, और ये भी नेगेटिव वर्क मिलेगा क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक। तो साइक्लिक प्रोसेस की जो डेफिनेशन है मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो ये आपके लिए लिख दी गई डेफिनेशन। इनिशियल और फाइनल स्टेट जिसकी सेम हो उसे अपन साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। अब अगर वर्क आपने देख लिया, बोल दिया कि जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव रहेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी के साथ अगर इंटरनल एनर्जी की बात करो तो आपने क्या बोला था? इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है ना। तो अगर पूरी प्रोसेस की बात करें, फॉर द कंप्लीट प्रोसेस, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया क्या? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर भाई जहां से ये प्रोसेस शुरू हुई थी वापस वहीं आके खत्म हुई है। मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई तो ये पूरा घूम घाम के वापस यहीं आके खत्म हुआ। अगर यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से घूम घाम के वापस यहीं आके खत्म हुआ। जब वही पॉइंट पे वापस खत्म हो रहा है मतलब यहाँ का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों जो इनिशियली था वही फाइनल आ गया। अगर ऐसा है तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में हमें ध्यान रखना है कि वर्क डन जो होता है वो होता है एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, जो एरिया एनक्लोज बाय द कर्व है ये सीधा सीधा, और डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये दो बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पक्की बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द सिलेंडर shown in the figure has conducting walls and temperature of the surrounding is T. Okay. The piston is initially in equilibrium. The cylinder contains n moles of gases. Now the piston is displaced slowly by the external agent to make the volume double of the initial. Find work done by the external agent in terms of N, R and T. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भैया? ये सिलेंडर रखा हुआ है, इसके अंदर गैसेस भरी हुई हैं, गैसेस का n मोल्स यहाँ पे है। इनिशियली आपको टेम्परेचर T दे रखा है। बोला गया कि बाहर से किसी ने इसको खींचा और खींच के इसका वॉल्यूम डबल कर दिया। तो पूछा गया बताइए ऐसा करने में कितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सीधा सा हिसाब क्या लिखा जा सकता है भाई? क्या बोल रखा है कि ये जब इनिशियल कंडीशन में है तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब कब रह सकता है इक्विलिब्रियम में? तो अगर मैं इस पिस्टन का यहाँ पे डायग्राम बनाऊं ऐसा, तो भैया अंदर अगर प्रेशर P है तो बाहर कौन सा प्रेशर लग रहा है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्लियर है बात, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाहर से किसी ने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया था बाद में, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ। तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो दोनों प्रेशर अंदर बाहर के इक्वल हैं। और किसी भी टाइम पे बात करें जब एक्सटर्नल आप फोर्स लगा रहे हैं इस पे, तो उस टाइम पे अगर प्रेशर पी है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नेट फोर्स अगर मुझे लिखना है तो अंदर से कितना फोर्स लग रहा है, अंदर से जो प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लगेगा ऐसा, दिस फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। इस डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स भी इस डायरेक्शन में है। और इसको अपोज कौन कर रहा है, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है, पी एटीएम इंटू एरिया। ये चीजें यहाँ पे होगी। अगर एफ एक्सटर्नल यहाँ से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, दिस विल बी पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी इंटू ए के बराबर। ये यहाँ पे लिखा जा सकता है एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स पता है और मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कैसे निकालूं। हमें पता है कि भैया एक्सटर्नल वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ डॉट डी है, तो एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और कितना इसको एक्सपैंड किया, तो मान लीजिए 0 से इसको डी तक अपन ने एक्सपैंड किया, डी अपन देखेंगे कि कितना आएगा। मान लीजिए इतना अपन ने इसको एक्सपैंड किया, ठीक है। एक्सटर्नल की वैल्यू डालता हूँ तो वर्क डन कितना मिल जाएगा भैया, वर्क डन विल बी इंटीग्रल पी एटीएम इंटू ए इंटू डी एक्स। मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रल पी ए डी एक्स। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग करके यहाँ पे लिख लिया। ऐसा हो गया, लिमिट है ही आपके पास 0 से डी तक, इधर भी 0 से डी तक। अब पी एटमॉस्फेरिक तो एक कांस्टेंट है, इसे तो आप सीधे सीधा बाहर ले लो, तो पी एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट आ गया, एरिया कांस्टेंट है, बचा यहाँ पे इंटीग्रल डी एक्स 0 से डी तक। इधर प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको पिस्टन को बाहर की तरफ खींचेंगे यहाँ का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ का प्रेशर भी चेंज होगा। और देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि ये कंडक्टिंग वॉल्स है और सराउंडिंग टेम्परेचर टी है और इसको स्लोली अपने खींचा है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो यहाँ एक बात हम समझ सकते हैं कि भैया कंडक्टिंग वॉल से मतलब हीट का लगातार आदान प्रदान यहाँ पे चलता रहेगा, बाहर से अंदर हीट लगातार आती जाती रहेगी। और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी है तो हम ऐसा कह सकते हैं भैया कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ही हमेशा अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि हीट लगातार आ रही जा रही है तो टेम्परेचर दोनों तरफ सेम हो जाएंगे, तो अंदर का टेम्परेचर भी हो जाएगा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस एक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन आर टी बाई वी। कहाँ से आया ये, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो पी की जगह डाल दिया मैंने एनआरटी बाई वी। और ये आपके पास आ गया ए डी एक्स इज नथिंग बट डीवी, एरिया इंटू डी एक्स इज डीवी। ये आपको मिल गया यहाँ तक, ठीक है। अब वॉल्यूम आपने कितना चेंज किया, तो इनिशियल वॉल्यूम था वी, अब आप इसको ले गए 2v तक, ये आपकी लगा जाएगी वॉल्यूम की लिमिट। सॉल्व कर लेते हैं, इधर से आपको मिल जाएगा पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए इंटू डी माइनस, इधर से आपको मिल जाएगा 1/v, एनआरटी तो कांस्टेंट है, 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन वी, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एल एन, जब लिमिट रखेंगे तो मिलेगा 2v/v विच इज एल एन 2। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये a इंटू डी, ए इंटू डी इज नथिंग बट वॉल्यूम, तो फिर से लिखा जा सकता है इसे, दिस इज p एटमॉस्फेरिक इंटू वॉल्यूम माइनस एनआरटी एल एन 2, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम में क्या कंडीशन थी, एट इक्विलिब्रियम बाहर का जो प्रेशर था वो अंदर के प्रेशर के बराबर था, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए वॉज पी इंटू ए, है ना, या पी एटमॉस्फेरिक इंटू वी कर देते हैं, was equal to this and what is PV, PV is equal to nRT। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ ऐसा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे बन रहा है आपके पास nRT, nRT आप कॉमन ले लीजिए, बचा 1 माइनस ln 2 के बराबर। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली एक्सटर्नल वर्क डन। तो एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, दूसरा आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो खैर वो बात की बात है, वो मेथड आप खुद ट्राई कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ कौन कौन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है, तो यहाँ गैस का जो प्रेशर है वो वर्क कर रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वर्क कर रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी वर्क कर रहा है। गैस का प्रेशर कितना,
उसका वर्क कितना, तो आइसोथर्मल में हमने वर्क लिखा था वो यहाँ यूज कर लो। एटमॉस्फेरिक का वर्क कितना, तो पी एटमॉस्फेरिक इंटू वी, ये हो जाएगा। और एक्सटर्नल का वर्क कितना वो अपने को कैलकुलेट करना है, तो वहां से भी आपको सेम आंसर यहाँ तक मिल मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। A non-conducting piston of mass m and area of cross section a. नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, मास m है और एरिया a है, is placed on a non-conducting cylinder, तो ये सब कुछ नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ से कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। टेम्परेचर, स्प्रिंग कांस्टेंट, हाइट ऑफ द पिस्टन, टी के एच, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड एंड पिस्टन इज एट रेस्ट। ओके, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स वर्क डन बाय गैस टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय द डिस्टेंस d एंड फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। ये तीन चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। तो पहले बोला गया है कि ये जो पिस्टन है ये रेस्ट पे है अभी, है ना, ऐसा बोला गया, और स्प्रिंग भी रिलैक्स्ड है, ऐसा है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया अंदर का जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इस टाइम पे, वो इस स्प्रिंग के वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि बोला गया इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, मतलब स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है, पिस्टन रेस्ट पे है। तो पिस्टन का अगर एफबीडी बनाओ तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ इस पे अंदर से जो प्रेशर है उस इनटू एरिया, ये फोर्स ऊपर लगेगा इस पे, प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम पे mg इज इक्वल टू P इंटू ए, या प्रेशर अगर इस टाइम पे लिखा जाए तो लिखा जा सकता है mg बाय a के बराबर। तो ये तो आ गया आपका इनिशियल प्रेशर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स, तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। ओके, तो प्रेशर अभी आपने लिखा कितना, mg बाय a इंटू वी। वॉल्यूम कितना है इस पूरे सिलेंडर का, तो एरिया दे रखा है a और हाइट दे रखी है h, तो वॉल्यूम आ गया आपका ये a इंटू एच इज इक्वल टू n, आपको निकालना है r, और टेम्परेचर भी दे रखा है t, यहाँ से आपको n मिल जाएगा सीधा सीधा। देखिए a से a कैंसिल हो गया, mgh डिवाइडेड बाय r इंटू टी, ये आपका आंसर आ जाएगा mgh बाय rt। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात अपन भूल गए, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा कि भैया प्रेशर में आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना तो भूल गए, वेट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो यहाँ एक्ट कर रहा है, तो वो अपन लेना भूल गए। एक फिर से करते हैं इसे, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पे लग रहा है, तो अब टोटल प्रेशर अगर लिखेंगे, टोटल फोर्स बैलेंस अगर करेंगे तो आएगा mg प्लस पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए इज इक्वल टू प्रेशर इंटू ए। तो यहाँ से अगर प्रेशर आप निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे mg बाय ए प्लस पी एटमॉस्फेरिक, दिस इज द टोटल प्रेशर इनसाइड। क्लियर, ये अपने को यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो n को आप लिखेंगे पी वी बाय आर टी, सबके वैल्यूज डालते हैं, p की जगह डालेंगे आप mg बाय ए प्लस पी एटमॉस्फेरिक इंटू वी की जगह आप डालेंगे यहाँ पे a इंटू एच डिवाइडेड बाय आर टी। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा फॉर द प्रेशर, सॉरी फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। दूसरी आपसे पूछा गया वर्क डन बाय द गैस टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय डिस्टेंस d, तो करते हैं ये, कैसे करेंगे ये वाला। अगर इसको d डिस्टेंस से अपन डिस्प्लेस कर रहे हैं तो अपने को एक बात समझ में आती है भैया कि स्प्रिंग में भी अब फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग में भी एक एनर्जी यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर अब इसको वर्क एनर्जी मेथड से करें, अपन वर्क एनर्जी थ्योरम से करें, तो क्या लिख सकते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता था वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है भैया। दूसरा यहाँ पे गैस का वर्क डन होगा, तीसरा यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से वर्क डन होगा, और चौथा यहाँ पे स्प्रिंग भी है उसकी वजह से भी वर्क डन होगा। और ये सारा वर्क डन मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसको स्लोली मूव किया है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। अब अगर बात करें ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो जो पिस्टन पहले इस पोजीशन पे था अब उसको आप इस पोजीशन पे ले आए हो, डी डिस्टेंस ऊपर लेके चले गए आप इसे, तो ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ माइनस एम जी एच, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसका ऊपर है, माइनस एम जी डी, ये इसका वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन बाय गैस आपको निकालना है,
वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो ये भी आएगा नेगेटिव पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए, ये तो हो गया फोर्स, इंटू डी हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया वर्क डन। स्प्रिंग का अगर वर्क डन देखें तो हम जानते हैं स्प्रिंग का वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, विच इज हाफ के डी स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि ये इतनी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हुई है। तो दिस इज टोटल इक्वल टू जीरो। यहां से आपको मिलेगा वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू एम जी इंटू डी प्लस पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए इंटू डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन थर्मल में बन सकते हैं। हम आगे और बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उस बारे में भी आगे बात की जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, और तो अपन सीधा सीधा चलेंगे प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस पे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे वर्क से रिलेटेड हैं, जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के जो प्रॉपर थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।